स्टडी फॉर विलेज सिटी चैनल पर स्वागत है आप सभी का। सामान्य अध्ययन का ये 128वां प्रैक्टिस सेट है। कौन सा नंबर है? 128वां प्रैक्टिस सेट है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जो लोग नए देखते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें प्लीज़। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक बताया? क्या बताया? खलीफा का सहायक स्वयं को बताया, उसने घोषित कर दिया और ये सब लिखवा दिया उसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर, अपने शिलालेख में लिखवा दिया। वह सुल्तान कौन सा था? कैकवाद, बलबन, ये बलवान लिख गया है, बलबन होना चाहिए, बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, इनमें से कोई नहीं। कौन था ऐसा? तो यही थे भाई, घमंडी आदमी बलबन थे। बी नंबर सही हो जाएगा। इनमें से कौन सी पुस्तक गुलाम हुसैन की है? गुलाम हुसैन की पुस्तक कौन सी है इनमें से? सियार उल मुतखरीन, आलमगीरनामा, शाहजहांनामा या ताजुल मासिर? कौन सी पुस्तक इनमें से गुलाम हुसैन की है? कौन सी है? तो सियार उल मुतखरीन, ये जो पुस्तक है गुलाम हुसैन द्वारा लिखित है, सियार उल मुतखरीन। ए नंबर सही हो जाएगा दूसरा का। तबकाते अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? कौन? तबकाते अकबरी जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? अब्बास खान सरवानी, हसन निजामी, निजामुद्दीन अहमद या भीमसेन? तो ये हो जाएगा निजामुद्दीन अहमद है। क्या है? तबकाते तबकात ए अकबरी होना चाहिए, अकबरी, लेकिन सही है। तो ये सी नंबर सही हो जाएगा, निजामुद्दीन अहमद ने लिख दिया। आंध्र भोज की उपाधि किसने धारण की थी? आंध्र भोज की उपाधि धारण की किसने? इल्तुतमिश ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, अकबर ने या कृष्णदेव राय? आंध्र भोज की बात हो रही है तो जो ये मुस्लिम शासक हैं तीनों, ये तो नहीं होना चाहिए, कृष्णदेव राय रहेंगे। आंध्र भोज की उपाधि धारण की इन्होंने। चौथा का डी हो गया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्न घटनाओं के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और सही उत्तर का चयन करें। सीक्वेंस, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको लगाना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित घटनाएं हैं। कहा जा रहा है कि रॉलेट एक्ट 1919, सत्याग्रह 1919, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। तो इनमें से कौन सा क्रम के अनुसार सही हो गया? पांचवा कौन सा सही होना चाहिए? कौन सा सही होगा? तो इसको देख लिया जाए। क्या है? रॉलेट अधिनियम, तो ये तो सही है, सही हो गया, एक रख लें। उसके बाद में आ जाएंगे, हाँ, रॉलेट सत्याग्रह, यही इसके तुरंत बाद सत्याग्रह शुरू हो गया, तो 2 नंबर सही हो गया। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1919, ये नहीं, जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौथा सही होगा। उसके बाद में 3, तो 1 4 3 कहीं आ रहा है क्या? तो 1 4 3, हाँ, बी नंबर सही हो गया। देखिए, रॉलेट एक्ट जो था कब हुआ? मार्च 1919 में हुआ। इसके तुरंत बाद सत्याग्रह अप्रैल से शुरू हो गया। रॉलेट एक्ट मार्च में हुआ 1919, अप्रैल 6 अप्रैल से सत्याग्रह के खिलाफ शुरू हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 26 से 30 दिसंबर तक हुआ। तो उससे पहले तो अप्रैल में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था, 13 अप्रैल 1919 को। तो 1 2 4 3, बी नंबर सही हो गया।
लाठी क्लब की स्थापना किसने की? भाई लाठी क्लब की स्थापना किसने कर दी? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल या भगत सिंह। छठा प्रश्न है, तो लाला लाजपत राय की लाठियों में तो मौत ही हो गई थी। ये बीजी तिलक थे, लाठी क्लब की स्थापना की इन्होंने। ए नंबर सही हो गया। लाठी क्लब, लाठी क्लब, गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव आदि की स्थापना बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक ने की। लाठी क्लब हो गया, गणपति महोत्सव हो गया, शिवाजी महोत्सव। नेक्स्ट है, वह राग जो सुप्रभात के समय गाया जाता है। सुप्रभात के समय कौन सा राग गाया जाता है? भीम पलासी, तोड़ी, दरबारी या भोपाली। सातवां प्रश्न है, ये तोड़ी जो राग है सुप्रभात के समय सुबह सुबह गाया जाता है। राग तोड़ी सुप्रभात यानी कि दिन का दूसरा प्रहर प्रहर बताया गया है, जबकि राग दरबारी जो था, राग तोड़ी क्या सुप्रभात के समय दिन का दूसरा प्रहर, जबकि राग दरबारी रात का तीसरा प्रहर के समय गया। भोपाली रात का प्रथम प्रहर है, भोपाली। तथा राग भीम पलासी दोपहर के अंतिम दिन का तीसरा प्रहर इस समय गाया जाता है। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? स्थानीय शासन की बात कही गई, पंचायती राज लेवल पर नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव पर हुआ? इसका परिणाम क्या था? किस नेता ने के द्वारा ऐसा संभव हो पाया? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एम के गांधी, सरदार पटेल। तो इसके लिए तो गांधी जी थे। सी नंबर सही रहेगा, सुझाव इन्हीं का था। गांधी जी ने महसूस किया कि गांव को न केवल आर्थिक बल्कि राजनीतिक प्रशासनिक रूप से भी आत्मनिर्भर होना चाहिए, सुझाव दिया उन्होंने। एक गांव के सभी मामले जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित एक पंचायत द्वारा प्रकाशित किए जाने चाहिए। केदारनाथ किस नदी के किनारे अवस्थित है? रिपीटेड प्रश्न है। केदारनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? अलकनंदा, भागीरथी, पिंडा नदी या मंदाकिनी। कल ही के वीडियो में शायद ये प्रश्न हो। तो भाई मंदाकिनी नदी के किनारे क्या मौजूद है? आपके केदारनाथ है। मंदाकिनी नदी के किनारे। 9 का डी नंबर सही हो जाएगा। किस मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए सामान्यतः चूने का प्रयोग किया जाता है? कृषि योग्य मिट्टी बनाने के लिए, लेकिन किस मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है? तेजाबी मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। 10वां प्रश्न है, तो तेजाबी मिट्टी को चूने के प्रयोग द्वारा कृषि योग्य बना लेंगे। भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने भारत में पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु जिस अवधारणा को लोकप्रिय करने का उपयोग किया वह है? भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने भारत में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए जिस अवधारणा को लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया वह कौन सा है? ईश्वर का देश, अतुल्य भारत, पूर्व का मोती या सुंदर भारत। कौन सा है? इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत शब्द का इस्तेमाल टूरिज्म मिनिस्ट्री है जो जो इंफॉर्मेशन लेवल पे है, इसको इसी तरह से इस स्लोगन के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है? ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? ओस्मियम, रेडियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक। तो भाई जर्मेनियम रहेगी, सी नंबर सही हो जाएगा। जर्मेनियम तथा सिलिकॉन मुख्य ऐसे पदार्थ हैं जिनका उपयोग अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में किया जाता है। विद्युत चालकता सामान्य तौर पर चालक एवं विद्युत रोधी पदार्थों के मध्य होती है। क्या है? इनकी जो कंडक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो होती है
चालक और विद्युत जो रोधी है रेजिस्टेंस सबस्टेंसेस हैं तो उनके मध्य रहती है, तो ट्रांजिस्टर बनाने में उपयोगी हो जाते हैं। अर्धचालक, ठीक है, सेमीकंडक्टर जिसको कह लें, तो वो जो एलिमेंट्स हैं जर्मेनियम हो गया और सिलिकॉन हो गया। एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होगी? किण्वन होगा, अपचयन होगा, हाइड्रोजनीकरण यानी मीन्स हाइड्रोजनेशन होगा, या बहुलीकरण होगा? कौन होगा? तो किण्वन होगा, फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन, ठीक है। गोबर में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा होती है। क्या है? गोबर में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा होती है, जिसे बायोगैस से किण्वन प्रक्रिया द्वारा निकाला जाता है। सील किस जाति के का है? सील, प्रश्न ये कह रहा है सील किस जाति का है? किस जाति, यहाँ पर लिखने में थोड़ा टाइपिंग में गलत हो गया, सील की जात लिखा है लेकिन किस होना चाहिए। मछली, पक्षी या सरीसृप या स्तनपायी? 14वां प्रश्न है भाई। जो सील है ये मैमल्स है, मैमिलिया है, स्तनी वर्ग का है, स्तनी वर्ग में आता है, मैमल है। सील या फोका एक स्तनपायी जंतु है जो गण कार्निवोरा के अंतर्गत आता है। यह जलीय चुस्त एवं शक्तिशाली स्तनधारी जंतु है जो कि मांसाहारी होता है। शिकार करने के लिए अपने निकोले कैनाइन दांत का उपयोग करता है। तैरने के लिए इनमें चप्पू या फ्लिपर्स उपस्थित होते हैं। पानी में तो स्पीड अच्छी खासी होती है इनकी। निम्न में से कौन सा कीट नहीं है? खटमल, मकड़ी, घरेलू मक्खी, मच्छर? तो खटमल भी कीट है, घरेलू मक्खी भी है, मच्छर भी है। किसमें जाएंगे? 15 नंबर है भाई। मकड़ी जो है कीट में नहीं आती है। बी नंबर सही नहीं है के हिसाब से। मकड़ी मीन्स स्पाइडर या अरेक्निडा क्लास में आएगी, तथा एरेनिया एक जंतु है। इसके पश्चिम भाग में क्या है? ग्लैंड्स के स्राव से जाल होता है, बनता है। जो उधर के जो पेट है इसका, जो इसके पश्च भाग में पीछे से क्या बनेगा? ग्लैंड होती है, उनसे जो है एक स्राव होता है, जिससे जाली बनाने का काम करती है, जाल। मकड़ियाँ परबच्ची होती, प्रीडेटर्स होती हैं, देखा होगा टॉयलेट्स में या फिर कहीं भी कमरे में कहीं किनारे कहीं मक्खी उड़ती पा जाए, जाल में फंस गई तो बहुत अच्छी तरह से उसको धीरे धीरे निपटाती है। मकड़ी कीट वर्ग के अंतर्गत नहीं आती क्योंकि 8 पैर होते हैं इसके। क्लास इंसेक्टा के अंतर्गत होते हैं। अन्य जंतु किसमें? क्लास इंसेक्टा में आएंगे, जो कि बहुत बड़ा वर्ग है। 6 पैर पाए जाते हैं कीड़ों में, जो कीट वर्ग में ज़्यादातर, लेकिन मकड़ी में किसमें? 8 पाए जाते हैं। तो वर्ग कौन सा हो गया? एरेक्निडा वर्ग हो गया। अफीम प्राप्त किया जाता है। अफीम प्राप्त किया जाता है किससे? सूखी पत्तियों से, जड़ों से, बिना पके फल के लैक्टस से। पके फल के लैक्टस से किससे अफीम प्राप्त किया जाता है? बिना पके फल के लैक्टस से, जो दूध निकलता है, बिना पके फल होते हैं उनसे चीरा लगा देते हैं, उसमें से दूध जो निकलता है लैक्टस, उसी से अफीम तैयार कर ली जाती है। अफीम लैक्टस को सुखाकर बनाया गया पदार्थ है। उसी को दूध निकालने के लिए कच्चे अपक को फल में एक चीरा लगा दिया जाता है, दूध निकलने लगता है, निकालकर सुखा लिया जाता है, अफीम प्राप्त हो जाती है। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कहाँ है? भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कहाँ है? इंडियन नेशनल बायोडाइवर्सिटी जो अथॉरिटी है वो कहाँ है? चेन्नई में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में या केरल में? 17वां प्रश्न है। तो 2003 में चेन्नई में स्थापित हुआ ये।
भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण। ये नंबर सही हो गया। निम्न में से कौन द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन नहीं इनमें से? द्वितीयक प्रदूषक कौन नहीं है, इसकी बात हो रही। ओजोन, पैन, स्मॉग या कार्बन मोनोऑक्साइड? देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड है CO, ये जो है प्राथमिक पोल्यूटेंट है, ठीक है, प्राथमिक प्रदूषक है, बाकी सब द्वितीय है। तो यही डी नंबर सही होगा, नहीं है के हिसाब से। यहाँ पर पैन प्रयोग हो गया, इसके बारे में देख लीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड द्वितीय प्रदूषक नहीं बल्कि प्राथमिक है, जबकि ओजोन, स्मॉग और पैन ये क्या है? स्मॉग, पैन ये सभी सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। पैन का पूरा नाम है, अक्सर आ जाता है परीक्षाओं में, प्रॉक्सी एसीटेट नाइट्रेट इसका नाम है पूरा। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय आलू खेल केंद्र कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र कहाँ है भाई? शिमला में, डबलिन में, लीमा में या मनीला में? तो ये रहेगा लीमा में है, पेरू की राजधानी लीमा में। सी नंबर सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय पेरू में है, लीमा में, लीमा शहर में 1971 में स्थापित किया गया। आर्थिक समीक्षा को तैयार करने तथा प्रकाशित करने का दायित्व किसका होता है? आर्थिक समीक्षा को तैयार करने और प्रकाशित करने का दायित्व है भारतीय रिजर्व बैंक को, योजना आयोग को, वित्त मंत्रालय को, उपरोक्त सभी को। सी नंबर हो जाएगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री को आर्थिक समीक्षा को तैयार करने तथा पब्लिश करने का दायित्व रहता है। भारत का ओशनिक नेशनल पार्क है। ओशनिक नेशनल पार्क कहाँ है भारत का? सुंदरबन, चिल्का झील या स्थित है कहाँ पर है? निकोबार आइलैंड या कच्छ में? कच्छ में है भारत का ओशनिक नेशनल पार्क। डी नंबर सही रहेगा 21 का। ओशनिक नेशनल पार्क कच्छ की खाड़ी में गुजरात में अवस्थित है। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा कह रहे हैं कि जोरी शक्ति के अंतर्गत आएगी। वाणिज्यिक ऊर्जा तेल एवं गैस के अंतर्गत आएगी। गैर वाणिज्यिक ऊर्जा जानवरों का गोबर रहेगा। गैर पारंपरिक ऊर्जा सौर ऊर्जा। इनमें से कौन सही नहीं है? तो गैर पारंपरिक ऊर्जा मीन्स नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, सौर ऊर्जा से हमेशा मिलता रहेगा आपको। गैर वाणिज्यिक ऊर्जा, कॉमर्शलाइजेशन नहीं करें, गोबर से जो बना रहे हैं, गोबर गैस बना रहे हैं तो ऐसा तो नहीं बेच रहे हैं आप, उससे अपने घर के लिए काम प्रयोग कर रहे हैं। और जो कॉमर्शियल एनर्जी है, तेल गैस, ये तो बड़े पैमाने पर बिक्री हो रही है। प्राथमिक ऊर्जा जोरी शक्ति ये नहीं, प्राथमिक ऊर्जा के अंतर्गत नहीं आती। तो ये भी नॉन रिन्यूएबल में रहेगी। तो ए नंबर सही हो गया, नहीं है कि हिसाब से। प्राथमिक ऊर्जा किसी भी मानव निर्मित रूपांतरण या परिवर्तन से पहले प्राकृतिक संसाधनों में सन्निहित ऊर्जा है। प्राथमिक ऊर्जा संसाधनों के उदाहरणों में कोयला हो गया, कच्चा तेल, धूप, हवा, बहती नदियां, वनस्पति, यूरेनियम शामिल रहता है प्राथमिक ऊर्जा के उदाहरणों में। बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? यहाँ पर कुछ टाइगर रिजर्व दिए हैं, इनमें से कौन MP में मौजूद नहीं है, ये बताना है। बांधवगढ़, अमनगढ़, कान्हा या संजय दुबरी, इनमें से कौन मध्य प्रदेश में नहीं है? तो ये जो रहेगा, कान्हा भी मध्य प्रदेश में है, संजय दुबरी भी मध्य प्रदेश में है, बांधवगढ़ भी मध्य प्रदेश में, अमनगढ़ नहीं है। कमेंट करके बताइए कहाँ पर है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो है, कार्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड बफर क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में स्थित बाघ अभयारण्य है। बाघ अभयारण्य बांधवगढ़, कान्हा, संजय दुबरी मध्य प्रदेश में है।
अमरगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है? उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में मौजूद है। निम्न में से कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है? क्या है, जब वायु प्रदूषण होता है तो सबसे पहले इंडिकेट करता है। क्या फर्न इंडिकेट करेगा, मनी प्लांट सूचक की तरह काम करेगा, या लाइकेन करेगा, या अमरवेल? जब वायु प्रदूषण ज़्यादा होगा तो लाइकेन ये सब व्यवस्था करेगा, यही रंग परिवर्तन करेगा अपना, इंडिकेट करेगा। लाइकेन वायु प्रदूषण का महत्वपूर्ण जैविक सूचक है। यदि वातावरण में वायु प्रदूषण या विशेषकर सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो लाइकेन समाप्त हो जाता है। लाइकेन कवक और शैवाल से मिलकर बने होते हैं, जो पेड़ों के तथा तने एवं चट्टानों आदि पर पाए जाते हैं। लाइकेन सिम्बायोसिस का काम करेगा। लाइकेन किसमें? फंजाई एंड एल्गी के बीच में, कवक और शैवाल के बीच में सहभागिता के जो काम करेगा वह करेगा लाइकेन। और वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक होते हैं क्योंकि समाप्त होने लगते हैं। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जा सकता है? प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, हवा से, वर्षा से? किससे स्वच्छ किया जाएगा प्रदूषण युक्त वायुमंडल को? बहुत ही आसान है। देखिए, केवल ऑक्सीजन फैला देंगे इससे तो होगा नहीं, नाइट्रोजन फैला देंगे इससे भी नहीं होगा, हवा से इससे भी नहीं होगा। वर्षा होगी तभी जाकर के डस्ट पार्टिकल्स नीचे बैठेंगे, अन्य जो पोल्यूटेंट्स वो भी नीचे आएंगे और साफ सुथरा मौसम दिखने लगता है। वर्षा, वायुमंडल को वर्षा एवं ओस द्वारा धुआं हो गया, धूल हो गई, गैसीय अपशिष्ट पदार्थ को स्वच्छ किया जाता है। ऐसे प्रदूषक जिनके कणों का व्यास 2 माइक्रोन होता है वे वर्षों द्वारा वायुमंडल से स्वच्छ नहीं किए जा सकते। स्वावलंबन योजना निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति करती है? जो स्वावलंबन योजना है किस उद्देश्य के लिए है, किस उद्देश्य की पूर्ति करेगी? ग्रामीण महिलाओं को रोजगार देगी, शहरी महिलाओं को रोजगार, विकलांग व्यक्तियों को रोजगार, महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करना। 26वां प्रश्न है, महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करना स्वावलंबन योजना के अंतर्गत आएगा। स्वावलंबन योजना क्या है? नौराड महिला, यानी कि आर्थिक रूप से जो महिला आर्थिक कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है, 1982-83 में समूचे देश में शुरू किया गया स्वावलंबन कार्यक्रम। महिलाओं को परंपरागत एवं गैर परंपरागत व्यवसाय में प्रशिक्षण देना, जो स्किल डेवलप हो जाते हैं उन्हें टिकाऊ आधार पर रोजगार दे दिया जाता है। जबकि रोजगार के लिए ही तो बड़ी समस्या है आजकल। सरकारें रोजगार देना नहीं चाहती, जबकि होना चाहिए। यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल भारतीय संस्कृति एवं प्राकृतिक स्थल में से कौन से हैं? ये कुछ भारतीय सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक स्थल दिए हैं नीचे, इनमें से कौन यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है ये बताना है। सांची स्थित बौद्ध स्मारक 1983, एलिफेंटा की गुफाएं 1987, पश्चिमी घाटों 2012, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान 1987। इनमें से कौन यूनेस्को की श्रेणी में आएगा, सूची में शामिल है? तो भाई सुंदरबन है। सुंदरबन नेशनल पार्क जो है 1987 का प्राकृतिक स्थल में से और सांस्कृतिक स्थल में से गिना जाएगा। ये प्राकृतिक है, सांस्कृतिक क्या कह लें इसमें, तो यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। कौन कौन से हैं ये बताना है। वैसे तो और भी ऊपर सभी होना चाहिए। पश्चिमी घाट नहीं आ रहा। 27। आगे देखेंगे 28वां प्रश्न है, केंद्रीय सरकार ने बालिका शिशु के लिए जो योजना जारी की उसका नाम है?
केंद्र सरकार द्वारा जो है बालिका शिशु के लिए एक योजना जारी की गई है कि किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। उसका नाम क्या है? राजलक्ष्मी योजना, रानी बिटिया योजना, धन लक्ष्मी योजना या राज रानी। केंद्र सरकार द्वारा यह बालिका शिशु के लिए चलती है। 28वां प्रश्न है, तो धन लक्ष्मी जो योजना है केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जा रही है बालिका शिशु के लिए। सी नंबर सही हो जाएगा। भारत के प्रगतिशील जनसंख्या संसाधन क्षेत्रों में सम्मिलित किए जाते हैं। प्रगतिशील जनसंख्या संसाधन क्षेत्रों में क्या सम्मिलित किया जाएगा भारत के? गंगा यमुना दोआब, तटीय उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु। 29 इनमें से क्या रहेगा सही? तो गंगा यमुना दोआब भी शामिल रहेगा, तमिलनाडु रहेगा। इसका कारण है भारत के प्रगतिशील जनसंख्या संसाधन क्षेत्रों में जो गंगेटिक, ये यमुना जो दोआब है, तो संसाधनों स्तर पर ये काफ़ी आगे है प्रचुर मात्रा में। तमिलनाडु में भी रहेगा। तो एक डी नंबर होना चाहिए, 1-4। 30वां प्रश्न है, पहले सी व्याख्या देख लें थोड़ी सी। भारत की प्रगतिशील जनसंख्या संसाधन के 5 क्षेत्रों के नाम हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल का डेल्टा रहेगा, डेक्कन ट्रैप रहेगा। डेक्कन ट्रैप में क्या क्या था? महाराष्ट्र गुजरात का हिस्सा आता है डेक्कन ट्रैप में, दक्कन का पठार जिसको कह लें। तमिलनाडु रहेगा, पंजाब का मैदान एवं गंगा यमुना दोआब। दक्षिण पूर्वी कर्नाटक पठार ये भी शामिल रहेगा। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर क्षेत्र है ये। ई व्यापार का अर्थ है, ई कॉमर्स का अर्थ क्या है? निर्यात व्यापार, यूरोपीय देशों से व्यापार, इंटरनेट पर व्यापार, उपरोक्त में से कोई नहीं। 30वां प्रश्न है भैया, अमेजन फ्लिपकार्ट, रुक जाइए, इस पे खरीदिए बेचिए। तो 30वां प्रश्न था ये। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, प्रैक्टिस करते जाइए, जरूर ही लाभ होगा। थैंक यू।